नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मुंबई और उपनगर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। क्या मुंबई में या ठाणे में रहने वाले लोगों को इस साल भी बारिश में ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं हमारे सहयोगी नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे शहर में चल रहा है, किस तरह की प्लानिंग बनी हुई है, किस तरह बारिश से निपटने के लिए तैयारी है सरकार की। इसी पर हम जानेंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि बारिश में क्या इस बार भी लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ेगा या कुछ सहूलियत मिलेगी इस साल, क्योंकि सरकार इस बार जो है बदली हुई है और एकनाथ शिंदे जी से लोगों को काफी उम्मीद है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ठाणे से। आपने ठीक कहा कि मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं जी। उन उम्मीदों पर वे खरा उतरने का प्रयास भी कर रहे हैं, जोर शोर से लगे हैं जी। सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काफी सक्रिय है। यूं देख ही रहे हैं ये ट्रैफिक जो एमएमआर एरिया में हो रही है या ट्रैफिक की जो समस्या है, इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि एक साथ इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चालू हैं, चाहे मेट्रो के काम हो, चाहे रोड के काम हो, बाकी सड़कों का काम चल रहा है, ब्रिज के काम हो। अब आप देखिए कि एमएमआर इलाके में 350 किलोमीटर लंबी मेट्रो मतलब का काम चल रहा है, एक साथ चल रहा है। अगर वही टप्पा बाई टप्पा चलता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये इसके पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि एक साथ इतना काम कभी शुरू नहीं हुआ, और जब जरूरत थी जी तब तो नहीं शुरू हुआ। अब जरूरत जब ओवर हो चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है, समस्याएं भी बढ़ चुकी हैं, ओवरलोड हो चुका है, तब जाकर ये काम की शुरुआत अचानक क्या कहेंगे, जब सरकारें इसी तरह जागती हैं। सरकारों के पास योजनाबद्ध तरीके से जो है काम करने का एक पुराना जो इतिहास है वो काफी अच्छा नहीं रहा है। जहां तक देखा गया है कि एक विजन जिसको कहते हैं कि 2030 का विजन, 2050 का विजन, वो विजन के मामले में सरकार पिछड़ी रही। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इन 8-10 सालों में जिस तरह से मुंबई एमएमआर का जितना तेजी से विकास हुआ, विस्तार हुआ, उसी तेजी से योजनाओं को लाने की कोशिश भी की गई। कुछ योजनाएं रुकी, कुछ ने गति पकड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब देखिए जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती थी इस एमएमआर की। एक 10-12 साल पहले एक योजना बनाई गई थी विरार अलीबाग कॉरिडोर जी, बिल्कुल। जो ये सारे के सारे देखिए छोटे वाहनों से उतनी भीड़ नहीं होती शहरों में। जैसे ठाणे शहर का अगर ले लीजिए तो आज इतने बड़ी संख्या में बड़े वाहन जो हैं, मालवाही वाहन, इसमें बड़ी संख्या में शहर के बीच से गुजरते हैं। इसके पहले रिंग रोड जैसी कोई कल्पना नहीं बनी, आज भी नहीं है। अब व्यवस्था होने को, लेकिन अगर विरार अलीबाग कॉरिडोर अगर हो गया होता तो समझ लीजिए 3 जिले, एक जिले नहीं, पालघर, ठाणे और रायगढ़, नई मुंबई जिसका इलाका है, तो इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा शहरीकरण हुआ। और इन्हीं शहरीकरण के चलते यातायात जाम की स्थिति, बाकी समस्याएं, अतिक्रमण की स्थिति। लेकिन अगर अलीबाग कॉरिडोर अगर शुरुआत हो गई होती 10 साल पहले, तो आज ये जो बड़े वाहनों के आवागमन की जो समस्या है, जो ठाणे से होकर अहमदाबाद जा रहे हैं, ज्यादातर जेएनपीटी से बड़े जो हैं, ठाणे के अलावा कोई चारा ही नहीं है उनको आने का। नई मुंबई और ठाणे से ही गुजर के और फिर पालघर की तरफ से उनको अहमदाबाद जाना है, या नासिक की तरफ जाना है तो भी गुजरना है, अहमदाबाद की तरफ जाना है तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक योजना बनाई थी विरार अलीबाग कॉरिडोर की, एमएमआरडीए ने। उनकी योजनाएं तो बहुत अच्छी रही एमएमआरडीए की, लेकिन उसको कार्यान्वित समय पर नहीं हो पाया। आप सोचिए कि एक 128 किलोमीटर की योजना थी, मल्टी मॉडल कॉरिडोर था, 8 लेन की सड़क बनाने का, और उनका खर्च सिर्फ 17 से 20 हजार करोड़ रुपए का खर्च था।
लेकिन आज वह खर्च जो है 56,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तक शुरू नहीं कितना बढ़ेगा खर्च, और 20,000 करोड़ रुपए तो केवल उसके जो भूमि अधिग्रहण पर लगने वाले हैं। हालांकि 55,000 करोड़ की योजना है, 128 किलोमीटर की योजना है, बहुत बड़ी योजना है। और अगर ये समय पर कार्यान्वित हो जाती ना, तो इन तीनों जिलों के ट्रैफिक की समस्या जो है हल हो जाती, रिंग रोड बनाने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो शहर के अंदर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर निकाल दिया जाए तो लाइट व्हीकल के लिए कोई ट्रैफिक नहीं है। ये ट्रैफिक जो हो रही है सिर्फ कंटेनर, टैंकर, बड़ी वाहन जो जेएनपीटी जाती है, जो वेस्टर्न से आके जो है जेएनपीटी तक जाती है, इनकी वजह से सिर्फ ट्रैफिक हो रही है। और सरकार जो है, प्रशासन जो है, हमेशा जो है इनको अगर ट्रैफिक में लगाम लगाना है तो इनको दिन में रोक देते हैं। अब उनकी भी शिकायत है कि अगर दिन में उनको रोक दिया है तो उनकी ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगी? खाली रात में 8 घंटा गाड़ी चला के कोई पहुंचेगा नहीं, उनकी समय कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके पीछे महंगाई बढ़ जाती है। ये सब कोई सोचता ही नहीं छोटी छोटी चीजों को, लेकिन ब्लेम कर देते हैं कि हाईवे को रुका दो, हाईवे को रुका दो। लेकिन रुकाने के बजाय उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। मिश्रा जी ने बहुत सही कहा कि जो अलीबाग और जो अलीबाग से लेकर विरार कॉरिडोर बन गया होता तो ये सारी समस्याएं अपने आप निकल गई। इससे ज्यादा चूंकि एमएमआर का भी विकास होता, शहरीकरण किनारे होते, और ये जो शहरों का जो ट्रैफिक, अंदर का ट्रैफिक है, बिल्कुल नहीं रहता। वो बाहर ही सारे, जो आपने कहा कि बड़े मालवाही वाहन जो हैं सीधे जेएनपीटी से या नई मुंबई से या थाने से या मुंबई से सीधे वो बाहर के बाहर निकल सकते थे। हालांकि सरकार बहुत कोशिश कर रही है। अब देखिए, जैसे उन्होंने एमटीएचएल का बहुत बड़ा विस्तार किया है। ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है एमटीएचएल, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये भी दिसंबर 2023 तक शुरू करने का प्लान है। उससे बड़े वाहन जो हैं भी आराम से मुंबई की तरफ आ सकेंगे, नई मुंबई की तरफ से, जो ये थाने से घूमकर जाते हैं या एरोली से घूमकर जा रहे हैं। तो इस तरह का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह से होना चाहिए कि जो शहर के बाहर जो वाहनों को, बड़े वाहनों को, जैसे सबसे बड़ी बात देखिए, जेएनपीटी जो है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है देश का, अपने देश का, भारत का। और यहाँ पूरे देश को कंट्रोल करता है, पूरे देश के, जब मतलब ये दक्षिणी भारत का जो ये हिस्सा है, पश्चिमी भारत का हिस्सा है, जो सबसे बड़े, जब बाहर से जो भी आते हैं, अगर, हालांकि गुजरात में भी पोर्ट का विकास हुआ है, बहुत सारी चीजें पोर्ट गुजरात के माध्यम से भी अभी निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, महाराष्ट्र चूंकि एक व्यापारिक राजधानी है देश की, तो यहाँ, और ये इलाका है, तो यहाँ से अगर वाहनों को अगर निकालना है तो आपको एक बड़े कॉरिडोर की आवश्यकता होगी। इस कॉरिडोर के बारे में देर ही से ही सोचा गया। हालांकि अभी भी उसका काम जो है प्रथम चरण में ही है। उसको एमएसआरडीसी के हवाले कर दिया गया है, पहले एमएमआरडीओ को दिया गया था। एमएसआरडीसी अब उसको 56,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का जुगाड़ बिड़ा रही है। इवन अभी पिछले महीने मुख्यमंत्री जी ने जापानी इंटरनेशनल कंपनी जो है, जापानी सरकारी कंपनी है, उन्होंने भी जो मेट्रो 3 के लिए वो जो वित्त पोषित कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इसके लिए भी उन्होंने तैयारी दर्शाई है कि विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के लिए हम पैसे देंगे। क्योंकि 56,000 करोड़ रुपए आज की डेट में बहुत बड़ी राशि नहीं कही जा सकती, लेकिन ये समय पर अगर एग्जीक्यूट हुआ होता तो आज ये समस्या नहीं होती। हालांकि अभी भी अगर इसकी शुरुआत की जाए तो बहुत सारी समस्याएं एमएमआर की कम हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या बड़े वाहनों की है सर, क्योंकि छोटे वाहनों के लिए तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हो रहे हैं, कॉन्क्रीटाइजीकरण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, इवन इसका भी विकास हो रहा है, मेट्रो का भी विकास हो रहा है। तो मेट्रो जब चालू हो जाएगी तो कुछ गाड़ियां कम हो जाएंगी, पैदल चलने वालों को, छोटी गाड़ियों से सफर करने वालों को राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी गाड़ियां शहर से न गुजरे, इसके लिए शहर सुरक्षित रहे, शहर व्यवस्थित रहे, उसके लिए बड़ी गाड़ियों को शहर से गुजारने का कोई एक साधन नहीं है। बिल्कुल, और इसको दूर किया ही जाना चाहिए। हाँ मिश्रा, जब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो अभी मुंब्रा का जो एक हाईवे है जो जेएनपीटी जोड़ता है, उसको 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। उसका कारण यह है कि वहां पर पूरे रोड को जो है आरसीसी फिर से बनाया जा रहा है। ये तीसरी बार देख रहा हूं मैं, ये तीसरी बार जो है आरसीसी बन रहा है। मैंने कहा कि समस्या मतलब कि आरसीसी पे भी भरोसा नहीं है। जिस तरीके से वो बनाया गया, वो मतलब जब छगन भुजबल जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब वो बनाया गया था, 2002 की बात, 2002 की से बात थी। फिर उसके बाद उसको बनाया, पहले उसको डामरीकरण से बनाया गया, बाद में फिर इसको तोड़ के आरसीसी बनाया गया, फिर से आरसीसी बना, अब तीसरी बार टूटा हुआ है। कंसल्टेंट की नियुक्ति करते हैं करोड़ों रुपए कंसल्टेंट के ऊपर, तो क्या कंसल्टेंट इनको बताता नहीं कि ये इस इलाके से जब सड़क कोई गुजरेगी, कॉन्क्रीटाइजेशन होगा, कितना चलेगा, हैवी वेज, एक
एक तो पहाड़ी के किनारे से उसको बहुत गलत तरीके से उसको ले जाया गया। मतलब एक बोलते हैं ना, अपने यहाँ कहावत है, मजाक मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अभी का ये खत्म कर दो, वो जमीन ही दलदल है, वो जमीन ही दलदल है। एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ पहाड़ी है, वो ऐसा इलाका है कि वो समस्या वहां रहने वाली है। तो ये अल्टीमेट जो है उसका निराकरण नहीं है। उसके लिए निराकरण करने के लिए बड़े वाहनों के लिए एक अलग से ही बाईपास या कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है। और इसीलिए हमने कहा ना कि अगर विरार अलीबाग कॉरिडोर अगर व्यवस्थित बन गया होता तो आज ये समस्या नहीं आती, ये सब सारी चीजें फ्री हो जाती। तो वो पैसे जो हैं शहर के विकास पर खर्च हो सकते थे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो सकते थे। इसलिए अब देखिए ये मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट देखिए जो अगर साकार होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है कि मई महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है या जून महीने से ये जो है आपका ठाणे से बोरीवली टनल, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ऐतिहासिक प्रोजेक्ट होगा ये, कि ठाणे से आप 15 मिनट में बोरीवली पहुंचेंगे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए सुरंग बनाई जाएगी 13 किलोमीटर के करीब, और इसको ये इन्होंने जल्दी करने के लिए उन्होंने 2 कंपनियों को इसका ठेका दिया है, 2 पैकेज में बांट दिया गया है, ताकि इसका काम जो है, काम में तेजी दिखाने का प्रयास तो सरकार कर रही है। लेकिन अब इतनी ज्यादा समस्या बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा आबादी बढ़ चुकी है, इतने ज्यादा जो 20 साल पहले काम हो जाना चाहिए था, अभी इसकी शुरुआत हो रही है। देर से हो रहे हैं, कार्यक्रम देर से हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन देर से हुआ है। लेकिन ये है कि कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कुछ हो सकता है अगले 2-4 सालों में। ये है कि दिखाई देगा कि नहीं, कुछ शहर में बदलाव हुआ है, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया है, ट्रैफिक में समस्या कम हुई है। लेकिन फिलहाल जैसे आपने कहा कि ये मानसून में, मुझे नहीं लगता कि इस मानसून में भी लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, क्योंकि समस्याएं अभी भी वही हैं, और ऊपर से जो काम हो रहे हैं, तो काम तो रुकना नहीं है, अगर काम उसको करना है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा पब्लिक को झेलना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात है कि कहीं ना कहीं जैसे गड्ढे की समस्या है, ऊपर बहुत बढ़िया बन रहा है, ब्रिज कलर हो रहे हैं, नीचे खड्डे हैं। लोग सुनाते हैं कि देखिए ऊपर से ब्रिज कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे खड्डे। उस पर बेसिकली ध्यान देने की जरूरत है। महानगर पालिकाओं को ध्यान देने की जरूरत है। महानगर पालिका टप्पे टप्पे में छोटे छोटे 100-100 मीटर पे वो कॉन्क्रीटाइजेशन आजकल कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को एक साथ नियोजनबद्ध तरीके से अगर किया जाता तो ये समस्याएं न आती। फिलहाल अब देख रहे हैं, जहां देखते हैं वहां उभरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो आपने कहा ना कि तकनीकी कारण कहे जाएं या और चीजें उसमें आ जाती हैं कि वो उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। अब बात करते हैं नासिक हाईवे की, जिस तरह से काम चालू है, क्या लगता है कितने दिन और लग सकते हैं इसको सही होने में? क्योंकि ठाणे से नासिक की तरफ जाने वाला एक ही मात्र मार्ग है, और मुंबई से होते हुए मुंबई और कल्याण के लोगों को जोड़ता है ये। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो खारेगांव का एक तो ब्रिज है, एक साकेत का ब्रिज है, ये दोनों जब तक ब्रिज नहीं होगा, इसका वाइडनिंग नहीं होगा, जब तक बिल्कुल ये तो साफ है कि जब तक वो ब्रिज, अब वहां से आप 8 लेन लेके आ रहे हैं और यहाँ पे 2 लेन हो जा रहा है, तो स्वाभाविक है ट्रैफिक की समस्या वो नहीं है। जैसे देखिए आप ठाणे से आज अब हल्का हो गया है थोड़ा कोपरी ब्रिज का, कोपरी ब्रिज जब तक एकदम सकरा था तब तक और समस्याएं थी, अब थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है तो थोड़ी समस्या कम हो गई। उसी तरह अभी समृद्धि मार्ग का काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। अब समृद्धि मार्ग का काम करने की वजह से उसी में क्या है, 1 लेन और कम हो जाता है। जब काम चलने लगता है तो समस्याएं आती हैं, गड्ढे रहते हैं, बाकी मिट्टी पड़ी हुई है और सारी समस्या, तो उसको वाइंडिंग करने के लिए उनके पास भी वक्त कम है। अब यह है कि मानसून तक भी लगता है ऐसे भी झेलना पड़ेगा। 1 महीना बचा है। अब मानसून में वैसे भी काम में की गति जो है धीमी पड़ जाती है, और काम की जब गति धीमी पड़ेगी तो और उसके लिए समय लगेगा। तो अब इसमें यह है कि समृद्धि महामार्ग का भी काम तेजी से चल रहा है, चूंकि उसी सड़क का विस्तार करना है। जब उसी सड़क का विस्तार करना है तो उसमें 1-1 लेन और कम हो जा रहा है। अब जब पूरी तरह विस्तारित हो जाएगा तो 8 लेन की सड़क हो जाएगी, तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी। जैसे आपने कहा कि 8 लेन की सड़क हो जाएगी तो कम से कम 6 लेन का ब्रिज भी बनना चाहिए उसके साथ। जब 6 लेन का ब्रिज रहेगा तब यातायात उसके ऊपर सुचारू रहे, उसके बारे में सोचा गया है। सीमा टेक्निकली वो काम चल रहा है, लेकिन काम कब तक होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने दिसंबर 2023 तक का टारगेट दिया है कि समृद्धि को हम मुंबई तक ले आएंगे। अब वहां बहुत तेजी से जहां साधन हैं उनके पास, जहां जमीनें हैं वहां काम तेजी से चल रहा है। अब जहां ट्रैफिक है उसी के ऊपर काम भी आ जाता है, तो उसके बाद वो
ट्रैफिक का और बुरा हाल हो जाता है। तो गंभीर है, समस्याएं गंभीर हैं, लेकिन आशा कर सकते हैं कि आगे चलकर इन समस्याओं का जो है निदान होगा और लोगों को आसानी होगी। एक बात करें थाने शहर का जो हार्ट कहा जाता है, ट्रैफिक का हार्ट, वो तीनाथ नाका जी, तीनाथ नाके में भी एक सुरंग लेन बनने वाली है, जो कि हरि निवास से वागले की तरफ जो है सुरंग के अंदर से, जमीन के अंदर से जाएगी रोड, उसमें भी प्लानिंग हो चुकी है। प्लानिंग हुई है सैंक्शन, लेकिन उसमें भी 3-4 साल, कम से कम 2 साल बोल रहे हैं, 3 साल कम से कम लोगों को झेलना पड़ेगा। वही ने कहा ना सर कि सबसे बड़ी चीज कि एक साथ ट्रैफिक इतनी ज्यादा हो गई है, इतना ज्यादा दबाव है शहर के ऊपर, डाइवर्ट करने कोई साधन उसका डाइवर्ट करने का कोई साधन नहीं। जैसे अगर डाइवर्ट रिंग रोड टाइप का रहा होता या जैसे कॉरिडोर रहा होता तो उसको डाइवर्ट कर सकते थे। जब मार्ग एक ही है और उसी मार्ग को विस्तारित करना है, उसी में जाना भी है, उसी में जाना है, उसी को विस्तारित करना है, तो ऊपर से अब देखिए तीनाथ नाका के पास बहुत तेजी से मेट्रो का भी काम चल रहा है, तो उसकी भी अपनी समस्याएं हैं। मेट्रो में का काम जहां जहां मेट्रो के काम चल रहे हैं, आपने देखा कि कोपरी ब्रिज जब चालू था कितनी ट्रैफिक लगती थी, जब तक बन नहीं गया, करीब 3 से 4 साल लगा, लेकिन कितनी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। सबसे बड़ी बात यही है कि परेशानियां झेलनी पड़े, परेशानियां कम से कम हो लोगों को, यह देखना जो है स्थानीय प्रशासन का काम है। तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। प्रशासन को देखिए नालियों तक की व्यवस्था नहीं है, सड़कों किनारे अगर कुछ है जल जमाव की व्यवस्था इसमें मानसून में और समस्याएं, जब जहां निर्माण होंगे वहां जल जमाव की स्थिति भी आएगी, क्योंकि वहां बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो उसको एक नियोजन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये जो समन्वय होता है, जैसे MMRDA का, BMC का, TMC का, पुलिस विभाग का और विभागों का, इनमें समन्वय की आवश्यकता होती है। अगर इनमें समन्वय रहेगा तो नागरिकों के लिए कुछ हद तक राहत मिलेगी। अगर समन्वय नहीं रहेगा तो राहत मिलनी मुश्किल है। तो इसमें समन्वय होना चाहिए। हाँ, हालांकि अभी पिछले दिनों खुद सारे विभागों की मीटिंग सीएम साहब ने अपने बंगले पर बुलाई और कहा कि भाई इसको समन्वय के साथ काम करें। जिला प्रशासन लगे, मनपा प्रशासन लगे, पुलिस प्रशासन लगे, हाँ नहीं, तो अगर समन्वय के साथ काम करेंगे तो जनता को राहत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या मानसून में इस बार फिर से जो है मुंबईकरों को या ठाणेकरों को ट्रैफिक की समस्या झेलनी पड़ सकती है, क्या इसका सॉल्यूशन निकल रहा है या प्रशासन किस तरह काम करे, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपने हमारा चर्चा देखी होगी, आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो चैनल है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो है रोज़ के अपने मुद्दों को आप तक पहुँचा सकूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिश्रा जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।